नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज संसद भवन से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन तो पुलिस ने अनुमति नहीं होने के चलते उनके मार्च को रोक दिया। इसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत और राजनीति देखने को मिली है। इस मसले पर क्या हुई दिन भर, सियासत करेंगे विस्तार से चर्चा। बताएंगे पाकिस्तान की परमाणु धमकियों पर भारत ने क्या दिया है तल्ख और सख्त जवाब। होगी बात संसद में आज के विधायी कामकाज की भी। साथ ही साथ बताएंगे कि धराली में बचाव और राहत अभियान किस तरीके से है जारी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइन से करते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भारत की तीखी प्रतिक्रिया। बताया गैर जिम्मेदाराना। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत इस ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी चाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात। पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर दिया जोर। कहा भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के लिए तैयार। द्विपक्षीय संबंधों पर भी हुई बात। कथित वोट चोरी के आरोपों पर इंडी ब्लॉक के दलों के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। पूछा चुनाव आयोग के सवालों से क्यों भाग रहे राहुल। संविधान और लोकतंत्र में रत्ती भर भी विश्वास होता तो जमा करते एफिडेविट। चुनाव आयोग ने फिर कहा राहुल हलफनामा दें या देश से मांगे माफी। संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच ही कामकाज जारी। लोकसभा में नया आयकर विधेयक पास, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी। किरण रिजिजू ने कहा कि एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश नुकसान नहीं झेल सकता। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 फ्लैट्स का उद्घाटन। कहा 21वीं सदी का भारत जितना विकसित होने के लिए अधीर उतना ही संवेदनशील भी। तो आज की बड़ी खबर संसद भवन से आई, जहां पर इंडिया गठबंधन खासतौर से कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने आज संसद भवन से मार्च करने की शुरुआत की चुनाव आयोग के कार्यालय तक। और ये अपने आप में तमाम कोशिशें थी वोट बैंक को लेकर, या कहा जाए पूरा जो एसआईआर का मसला है उस मसले को लेकर और वोट चोरी के मसले को लेकर लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने को लेकर। और ऐसे में तमाम विपक्षी दलों के जो सांसद थे वो संसद से निकले चुनाव आयोग कार्यालय के लिए, लेकिन उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी और ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया। रोकने के बाद राजनीति गर्मा गई। विरोध स्वरूप ये हुआ कि सरकार जबरदस्ती रोक रही, हालांकि इसकी अनुमति नहीं थी विपक्षी दलों के पास में। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने रोका और चुनाव आयोग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि आप 30 कोई भी सांसद आ सकते हैं। दोपहर 12 बजे मिलने का वक्त दिया था। चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यालय में बुलाया था, लेकिन वहां न जाकर बातचीत न कर तमाम विपक्षी नेताओं ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की लगातार कोशिश की। कोशिश ये थी कि इस प्रकार की तस्वीरें सामने आए जिसके चलते एक ऐसी स्थिति परिस्थिति बने जिसकी वजह से साफ तौर पे एक संदेश देने की कोशिश थी। कोशिश ये थी कि चुनाव आयोग को घेरा जाए, जिसके बहाने सरकार पर निशाना साधा जाए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग ने बातचीत के लिए बुलाया था। लगातार चुनाव आयोग राहुल गांधी और कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों से कह रहा है कि आप सबूत दीजिए, लेकिन सबूत ना देकर लगातार पब्लिक डोमेन में परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश लगातार की जा रही। और वही कोशिश आज भी मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार के दिन भी देखने को मिली। कैसे क्या हुई तमाम सियासत इस पूरे मसले को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। कथित वोट चोरी पर संसद से सड़क तक लड़ाई, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई। राहुल ने चुनाव आयोग के सवालों से दूरी बनाई। बीजेपी ने पलटवार कर सियासत गरमाई। मतदाता सूची में गड़बड़ियों के राहुल गांधी के आरोपों के बाद देश की सियासत गर्म है। विपक्ष पहले बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर हंगामा कर रहा था और अब कथित वोट चोरी पर बवाल काटे हुए है। विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन के सांसदों ने दोनों मसलों पर संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च निकाला।
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद पुलिस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत समेत विपक्ष के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में सबको छोड़ दिया गया। कांग्रेस जहां इसे संविधान बचाने की लड़ाई बता रही है, तो सरकार का कहना है कि अगर राहुल को चुनाव, संविधान और लोकतंत्र में रत्ती भर भी विश्वास होता तो चुनाव आयोग को एफिडेविट देते। देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। आरोप करते हो आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से समय मांगा था, जिसके जवाब में चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश को खत लिखकर बातचीत के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे बुलाया था। रमेश को लिखे पत्र में चुनाव आयोग के सचिवालय ने कहा कि आयोग ने आपके अनुरोध पर विचार करते हुए बातचीत के लिए समय देने का निर्णय किया है। चुनाव आयोग ने बातचीत के लिए अधिकतम 30 लोगों के नाम और उनके गाड़ियों के नंबर देने के लिए कहा था, लेकिन इंडी ब्लॉक ने यह मानने से इनकार कर दिया और बड़ी संख्या में सांसद चुनाव आयोग की ओर बढ़ गए, जिससे पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सरकार के तमाम मंत्रियों ने इस कदम पर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन पर जुबानी हमला किया और पूछा कि राहुल गांधी जवाब दें कि वो क्यों भाग रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के दबाव में लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। राहुल गांधी, तुम जीते हो तो क्या वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीते हो? प्रियंका गांधी वोटर लिस्ट की गड़बड़ी से जीती है। अरे मत उड़ाओ लोकतंत्र की धज्जियां, मत करो देश को शर्मसार, नाटक नौटंकी बंद करो। तुम देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो। या जो इन्होंने खुद ने अपने अपनी सीटों में लोगों को गलत रजिस्टर करा के वोटर बनाए, अपना झूठ, अपनी चोरी छुपाने के लिए शायद ये पूरा यहाँ पे नाटक कर रहे हैं। वोट चोरी के राहुल गांधी के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने रस्साकशी शुरू हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री और सीएम सिद्धरामैया के बड़े समर्थक माने जाने वाले के.एन. राजन्ना ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राजन्ना ने कहा कि हार की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थोपने से बेहतर होगा कि पार्टी खुद भी इसकी जिम्मेदारी ले। राजन्ना के अनुसार वोटर लिस्ट में सुधार करना आम बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यह प्रक्रिया देखने को मिलती थी, तब पार्टी ने क्यों आंख बंद कर रखी थी। ये सच है कि चुनाव में धांधली हुई है तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। राज्य में हमारी सरकार रहते हुए नाक के नीचे ये सब हो रहा था। अगर चुनाव में धांधली हुई थी तो हमने तब सवाल क्यों नहीं उठाया। खासकर महादेवपुरा में जहां भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, तब हमने चुप्पी साधे रखी और अब हम इस पर बात कर रहे हैं। बाद में राजन्ना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। बीजेपी ने इस पर भी कांग्रेस पर हमला बोला। राजन्ना जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आता है, उसने एक सच बताया है। राजन्ना सीनियर मिनिस्टर ने खुलकर बताया है कि जो राहुल गांधी का बयान है वो बिल्कुल झूठ है। जो वोटर लिस्ट में लफड़ा हुआ है वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। ये सच बात खुद राजन्ना ने बयान दिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बार फिर राहुल पर निशाना साधा। सीईओ कर्नाटक द्वारा जारी किए गए कल के नोटिस में सीईओ महाराष्ट्र और सीईओ हरियाणा के कल के रिमाइंडर के बाद चुनाव आयोग ने अपना सख्त फैसला फिर दोहराया है। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी सीईओ कर्नाटक के 7 अगस्त को जारी पहले पत्र पर अभी भी समय रहते हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। देवेंद्र और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज की इस बड़ी खबर पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष वोट चोरी का आरोप, आयोग के सवालों पर गतिरोध, क्योंकि लगातार गतिरोध बना हुआ है और सबूत को लेकर भी लगातार वार प्रतिवार चल रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। उनका परिचय आपसे कराते हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा अजय वर्मा, नेता कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी जो अगुवाई कर रहे हैं वो
कोशिश ये कर रहे हैं एक परसेप्शन बनाने की, एक अराजकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है कि उस दिन बेंगलुरु में भी उनके पास मौका था चुनाव आयोग के पास जाकर सबूत देने का, और आज भी 12 बजे बैठक के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्हें वो नहीं करना है, सिर्फ एक माहौल बनाना है और एक अराजकता फैलानी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है और चुनाव आयोग में बड़ा विश्वास हिंदुस्तान के लोगों को होता है। सेशन साहब एक चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची थी और एक कायम किया था चुनाव आयोग का रुतबा, चुनाव आयोग की संवैधानिक संस्था का जो दर्जा था वो कायम। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, लेकिन अभी इनकी तरफ क्वेश्चन उठना इसलिए जरूरी है कि अकेला अजय वर्मा या अकेले राहुल गांधी सड़क पर नहीं है। 300 सांसद इसी हिंदुस्तान के 300 सांसद लोकसभा राज्यसभा के सड़कों पर हैं। वो कोई ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से, चाइना से, अफगानिस्तान से या इनके मित्र ट्रंप के यहाँ से नहीं आए। इस देश की जनता ने चुनकर उन्हें संसद में पहुंचाया है, अब वो डिमांड कर रहे हैं। चुनाव आयोग का काम यह था कि अगर संवैधानिक संस्था है, भारत में लोकतंत्र कायम, यहाँ हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप नहीं है। वहां उसका प्रचार मंत्री जोसेफ गोब्बाल था जो झूठ बोलता था कि एक झूठ को 100 बार बोलिए तो सच साबित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो चुनाव आयोग को ही खंड खंड कर दिया। चुनाव आयोग में जब 3 लोग होते थे चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने के लिए, एक तो होता था चीफ जस्टिस, एक होते थे एलओपी और एक होते थे प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या किया, संविधान का ढांचा ही खत्म करके चीफ जस्टिस को हटा के अपने एक परम मंत्री को उसमें रख लिया कि इसका मतलब 2 वोट इनकी हो गई। तो धांधली तो यहीं से शुरू हो गई। क्यों इन्होंने बदला, ये क्वेश्चन मार्क है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बदल दिया तो फिर अब जब चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है तो हम सवाल चुनाव आयोग पर और वोटर लिस्ट पर उठा रहे हैं जो इन्होंने किए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव आयोग के क्यों प्रवक्ता बन रहे हैं, ये क्यों सफाई देने? ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, आप प्रवक्ता बन जाते हैं चुनाव आयोग के, वो चुनाव आयोग से सवाल करते हैं, आप जवाब दे देते हैं। क्यों आप लोग जवाब दे रहे हैं भाई? उनका आरोप ये है आप पे। राकेश जी देखिए अरेंद्र जी, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि अजय वर्मा जी की पार्टी के नेता ये बार बार आरोप लगा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग के साथ सांठगांठ भाजपा ने कर रखी है। ये आरोप भाजपा पर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा को जवाब देने के लिए सामने आना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग को जो जवाब देना है वो निर्वाचन आयोग दे रहा है और निर्वाचन आयोग ने जवाब देकर के इनसे शपथ पत्र मांगा है, ये भाग रहे हैं। निर्वाचन आयोग इनको मिलने का समय दे रहा है, ये भाग रहे हैं, ये मिलना नहीं चाहते, उससे संवाद करना नहीं चाहते। और ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर राजनीतिक मंतव्य के साथ लगा रहे हैं, तो इसलिए राजनीतिक दल के नाते इनके आरोपों का जवाब देना हमारा दायित्व है और इस नाते हम दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एक जो खतरनाक प्रवृत्ति है संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार चोट करने की, ये कोई निर्वाचन आयोग पर पहली बार ऐसा प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं है। इससे पहले तमाम जांच संस्थाएं, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो ईडी हो। लेकिन राकेश जी वो ये कह रहे हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं। राकेश जी वो आप पे आरोप ये लगा रहे हैं कि आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए उनको ये विरोध करना पड़ता है। नहीं, ये पहले बात तो अजय वर्मा जी को जानकारी ठीक नहीं। निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है और निर्णय के बाद सरकार ने ये नियम कैसे परिवर्तित किए हैं, पहले इसके बारे में अजय वर्मा जी जानकारी ठीक करें। जब जानकारी ठीक होगी तो उसके बाद देश को गुमराह करना बंद कर देंगे। या जानबूझ करके ये जानते बूझते हुए देश को गुमराह करने की चेष्टा करते हैं। पूरे मामले में ये सच स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में अलोकप्रिय हो गए। ये कह रहे 300 सांसद सड़क पर हैं, विश्वास मानिए आप अगली बार ये सब सड़क पर ही रह जाएंगे, ये सदन नहीं पहुंच पाएंगे। अगर यही हरकत करते रहे ना, ऐसी ही अपरिपक्वता दिखाते रहे, ऐसे ही लोकतंत्र को धता बताते रहे, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते रहेंगे तो ऐसे ही सड़क छाप हो जाएंगे। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ गए। हर्षी स्वागत है आपका। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने आज मीडिया से बात करते समय कहा कि साहब मैं साइन क्यों करूं, हलफनामा देकर चुनाव आयोग में सबूत पेश करने की जो मांग लगातार चुनाव आयोग कर रहा है, वो कह रहे साहब मैं साइन क्यों करूं, मैंने आपका ही डेटा आपको दिया है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन में पूरी तरीके से कोशिश है कि एक पूरा माहौल बनाया जाए। इन दोनों चीजों के बीच के भेद को समझा कैसे जाए? हर्षवर्धन जी देखिए आर्यन जी, सबसे पहले तो ये कि भारत में कभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं रही कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुनाव आयुक्त चुनने वाली समिति के हिस्से हो। इसको पहले समझ लीजिए। ये बार बार कांग्रेस के नेता और दूसरे लोग ये एक तरह से असत्य वचन करते हैं क्योंकि झूठ थोड़ा संसदीय हो जाएगा, लेकिन कर वही रहे।
ये एक प्रक्रिया थी जिसमें बाकायदा कांग्रेसी सरकारों में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चुन लिया जाता था चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त। पहले तो एक ही होते थे, फिर बाद में 3 हुए 90 के बाद, और उसमें भी ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चुना जाता था, कोई सहमति नहीं होती थी। ये बीच में एडहॉक व्यवस्था थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जब तक आप कोई प्रक्रिया तय नहीं कर लेते तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहेंगे। देश को जानना चाहिए कि बार बार ये झूठ बोला जाता है कि संविधान को, संवैधानिक प्रक्रिया को, अब बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष भी उसमें शामिल है और एक मंत्री भी शामिल है, तो ये जानकारी होनी चाहिए, इससे आसानी रहेगी। अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी शपथ पत्र पर दस्तखत नहीं करेंगे। ठीक है भाई, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो सिर्फ हवाई बातें करेंगे। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, उनकी सरकार के दौरान मतदाता सूची बनी और एक मंत्री हैं KN राजन्ना, सॉरी माफ कीजिएगा, थे, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने आईना दिखा दिया तो राहुल गांधी तानाशाह हो गए। अभी कांग्रेस के नेता गोयबल्स की बात कर रहे थे, यहां तो हिटलर खुद ही राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी को आईना दिखाया राजन्ना ने, राजन्ना को त्याग पत्र देना पड़ा है। कर्नाटक में एक आदिवासी नेता को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था, वो भाजपा के नेता नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार थी, अगर कोई गड़बड़ थी तो हम लोगों ने उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाया, उस वक्त क्यों हम चुप रहे, आंख मूंदे बैठे रहे। राहुल गांधी पूरी तरह से जनता के सामने, और मैं आपको बताऊं, आप पब्लिक से जाकर पूछिए, हर कोई कहेगा गजब तमाशा करते हैं ये लोग। रायबरेली में रिकॉर्ड मतों से जीत जाए तो सब बढ़िया, अमेठी में स्मृति ईरानी से हार जाए तो अच्छा, स्मृति ईरानी को हरा दें किशोरी लाल तो बड़ा अच्छा। यानी एक तरफ वाला इनको लगता है कि ये तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या। ये हिमाचल में जीत जाए, कर्नाटक में जीत जाए, तेलंगाना में जीत जाए, तमिलनाडु में जीत जाए, केरल में जीत जाए, पश्चिम बंगाल में जीत जाए, झारखंड में जीत जाए, कैसे क्या हो गया इन लोगों को। इस देश में ऐसा विपक्ष कभी नहीं रहा कि हारने पर जनता को अपमानित करे, लोगों को अपमानित करे और कहे कि आप जो वोट डाल रहे हैं वो सब गड़बड़ है। और उसके बाद जब कहा जा रहा है निर्वाचन प्रक्रिया को शुद्ध करने के लिए वोटर जो मतदाता सूची है वोटर वेरिफिकेशन करेंगे, तो उसके सामने भी अड़ंगा लगाए। मैं तो कह रहा हूं इसको जोड़िए, आधार से वेरीफाई कीजिए और इसको एक ही सूची रहे, तो इसमें और कोई ना हो। जी अजय जी, सवाल यही है कि उसी प्रक्रिया से जहां पे आप जीतते हैं उसको आप क्वेश्चन नहीं करते, जहां पे आप हारते हैं। तो राजन्ना के बारे में पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने वो हर्षी हमने वो स्टोरी में भी दिखाया, राजन्ना जी का जो पूरा बयान था वो हमने स्टोरी में दिखाया। अजय जी सवाल यही है कि पार्टी के अंदर से सवाल उठ रहे हैं, महादेवपुरा को लेकर जो सवाल इतना गंभीर उठाया राहुल जी ने, वो उसको लेकर पार्टी के अंदर से कर्नाटक से सवाल उठ रहे हैं। और फिर वही बात की पार्टी जहां जीत जाती है वहां पे आपको ठीक है, जब हारती है तो उसके लिए आप चुनाव आयोग को सवाल खड़ा करते हैं। ये 2 पॉइंटेड सवाल, इनका मैं जवाब चाहता हूं आपसे। अजय जी, मैं तो चाह रहा था कि राजन्ना की बात राकेश त्रिपाठी या पत्रकार बंधु कर, अच्छा हुआ कर दिया। मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे यहाँ कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक सुनी जाती है, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है। तो सर इस्तीफा क्यों हुआ मित्रों? अजय जी इस्तीफा क्यों हुआ? क्यों बन गए फिर? अजय जी इस्तीफा क्यों हुआ फिर? पता नहीं यार, मैं बीच में नहीं बोला था। नहीं, अरे सर मैं पूछ रहा हूँ, वो उनका छोड़ दीजिए, मैं पूछ रहा हूँ सर आपसे। अजय जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर इस्तीफा क्यों हुआ, कारण उसकी वजह बताइए ना। बता रहा हूँ सर जी। हमारे यहाँ पार्टी हाईकमान की लाइन से पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बड़ा नेता भी चलेगा तो इस्तीफा उसको भी देना पड़ेगा। तो राजन्ना साहब तो मिनिस्टर हैं कि स्टेट के, अगर गलत नीति तो सर लोकतंत्र क्या हुआ? आप विरोधाभास कर गए अजय जी, आप विरोधाभास कर गए। आप अपने टाइम पे बोलिए अजय जी, मैं पूछ रहा हूँ सर, अजय जी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ डिबेट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने 2 विरोधाभासी बात कह दी अजय जी। मैं राकेश जी एक सेकंड, अजय जी आपने 2 विरोधाभासी की बातें कह दी। आपने कहा कि लोकतंत्र है लेकिन अगर वो हाईकमान के खिलाफ बोलेगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा, वो कौन चीज है? तो ये तो विरोधाभासी बात हो गई। हाईकमान के खिलाफ नहीं, मैंने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीतियों के खिलाफ, चलिए ठीक है, नीतियों के खिलाफ, तो विरोधाभासी हो गया ना। कोई भी बोलेगा तो उसे इस्तीफा क्या देना तो सर ये विरोधाभासी हो गया ना। पार्टी की लाइन सुन लीजिए, पार्टी की लाइन और हमारे सारे एनडी गठबंधन की लाइन एक ही है कि देखिए राहुल गांधी जी ने कर्नाटक का, ये सब भाजपा की सोची समझी रणनीति है कि विधानसभा में हम जीत जाते हैं, लोकसभा में इनके खेल। सर आप अपनी बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं अजय जी। आपने पहले बहुत सही तर्क पे बात करी पहले जवाब में, लेकिन अभी आप अपने जवाब में फंस गए सर। आप 2 अलग चीजें कर रहे हैं अजय जी, आप 2 अलग बातें कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र है लेकिन अगर नीति के खिलाफ बोलेगा तो हम उसको ये इस्तीफा देना पड़ेगा साहब, तो फिर लोकतंत्र कहां हुआ? नीति के खिलाफ जाएंगे, गलत बात करेंगे पार्टी के लिए। देखिए हाउस नंबर 791 के मालिक 20 साल से कर्नाटक के महादेवपुरम में रह रहे हैं।
उनके 3 लोग थे, अब 46 वोटर भाजपा के लोगों ने और बढ़ा दिए। कैसे बन रहे हैं चुनाव आयोग में? संजय सिंह ने बताया कि एक एमपी के पते पर दिल्ली में अच्छा सर, साइन क्यों नहीं कर देते राहुल जी? अजय जी, साइन क्यों नहीं कर देते? तो चुनाव आयोग गलत साबित हो जाएगा। सुन तो लीजिए, थोड़ा इंटरप्ट मत करिए। सर मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि समय की सीमा है। अजय जी, समय की सीमा इसलिए पूछ रहा हूं, साइन क्यों नहीं करके दे रहा राहुल जी? 00000 बाप का नाम KYC करके रखा है, उस पर जवाब नहीं देंगे। तो सर साइन क्यों नहीं कर रहे राहुल जी? वही तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अजय जी, साइन करके क्यों नहीं दे रहे हैं? जांच हो जाएगी ना सर। हमने तो लोकतंत्र में सवाल पूछे हैं, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। ठीक है, मतलब उसी संवैधानिक व्यवस्थाएं जिसके तहत प्रक्रिया चलती है, आप उस पर विश्वास ना करने की बात कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी वो कह रहा है कि साहब साइन नहीं करूंगा, हमने सवाल खड़ा कर दिया है, अब जवाब देना होगा सरकार को और चुनाव आयोग को। राकेश जी और भाजपा की ठीक है, ठीक है अजय जी, ठीक है, ओके। राकेश जी, सवाल ये कि उन्होंने सवाल कर दिया है, अब आपको जवाब देना होगा, चुनाव आयोग को देना होगा। जांच आप खुद कर लीजिए, चुनाव आयोग खुद कर ले। राकेश जी, नहीं, संकट यही है ना कि अजय वर्मा की पार्टी केवल सवाल पूछने की अभ्यस्त हो गई है, जवाब सुनना भी नहीं चाहती है और ना किसी सवाल का जवाब देना चाहती है। लोकतंत्र में जवाबदेही पक्ष की भी होती है और प्रतिपक्ष की भी होती है, और कठिन सवाल पे आप अजय वर्मा जी का जवाब चाहते हैं, इनको भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अभी जैसे ही सही जवाब देंगे, ये शो खत्म करने के तुरंत बाद इनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं, लोकतंत्र है वो कह रहे हैं सर। राकेश जी वो कह रहे हैं लोकतंत्र है वहां पे। नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी अगर ये लोकतांत्रिक ढंग से अगर इन्होंने वास्तविक जवाब दे दिया तो इस डिबेट के तुरंत बाद इनको भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा, क्योंकि ये भी हाईकमान की नीति से किनारे हो जाएंगे। क्योंकि खाता न वही जो राहुल गांधी कहे वही सही है। आज तो उनकी नीति सब राहुल गांधी है, और राहुल गांधी को वामपंथी जो उनके तमाम मित्र हैं वो जो पर्ची पकड़ा दे रहे हैं, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में लोगों का विश्वास कैसे कम हो, इसके लिए जानबूझ करके एक रणनीति के तहत षड्यंत्र रचा जा रहा है। देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, देश की जांच एजेंसियों के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये सारा षड्यंत्र देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का है। लेकिन देश का लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, वो आपातकाल लगाने से नहीं हिली थी। लोकतंत्र समाप्त नहीं हो सकता है, और संविधान का नाम लेकर के जो अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास। संस्थाओं पर हमला आप बोल रहे हैं ना, ये देश स्वीकार नहीं करेगा और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यह है कि इस प्रकार की अगर मुहिम कि साहब जब बात जांच की आएगी तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं, उससे पहले सिर्फ आप आरोप लगा के खड़े हो जाएंगे, पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करेंगे, ये रास्ता जाता कहां है? और उस व्यक्ति के माध्यम से जो एलओपी है, छोटा मोटा कोई पद पे नहीं है, वो खुद संवैधानिक व्यवस्था पे बैठे हुए एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ओथ ली हुई, उसके बाद उन प्रक्रियाओं पे वो आगे ना बढ़ के, और चौथा सप्ताह एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ना शुरू हो गया, संसद का भी गतिरोध इस तरह का बना हुआ है। हर्षवर्धन जी, देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, और बिना विपक्ष के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता। और लोकतंत्र में विपक्ष को पूरी, जिसको कहते हैं कि आजादी है, अधिकार है कि वो अपनी मांग, धरना प्रदर्शन खूब जम कर करें, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मुश्किल यहां है कि नेता प्रतिपक्ष जब लगातार अपने बयान के आधार पर जो कुछ बोल रहा है उसके आधार पर खुद विरोधाभासी होता जाए। जब 2024 में 240 सीटों पर भाजपा रह गई तो क्या बयान था? मैंने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास एकदम से फाड़ दिया है, मैंने एकदम खत्म कर दिया, कुछ है नहीं, वो मीडिया का बनाया हुआ है मोदी तो। और उसके बाद आप कहते हैं कि सब कुछ मोदी चेंज कर देता है। आप कहते हैं कि 25 सीटों का फर्क हो गया, और जब अयोध्या हार जाती है फैजाबाद सीट तो आप कहते हैं कि अरे वाह, देखिए लोकतंत्र का कमाल है। तो दरअसल राहुल गांधी खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि उनकी जो हार है, जिसकी वजह से वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और कोई भी जो राज परिवार जैसी स्थितियों में रहा हो, अगर लगातार इस तरह से सत्ता से बाहर रहे तो उसका दर्द नहीं, हर्षवर्धन जी, वो तो 99 सीट पे जीत का जश्न मना रहा था ना, वो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तौर पे जी, वो गलत भी नहीं है। अगर आप 52 से 99 जाते हैं तो बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि देश के बड़े हिस्से के लोग अब उनकी बात पर भरोसा नहीं करते। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं कि नेता प्रतिपक्ष बार बार असत्य वचन करता हुआ दिखाई दे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं, मेरी ये चिंता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये गतिरोध अपने आप में लगातार बना हुआ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि संसद में भी हंगामा लगातार बरपा हुआ विपक्ष के द्वारा, लेकिन आज कौन सा महत्वपूर्ण विधायी कामकाज दिखाई पड़ा है संसद के दोनों सदनों में, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. और ब्रेक के बाद अब खबर संसद की। मानसून सत्र के चौथे सप्ताह में भी आज लगातार विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। विपक्षी शोर शराबे के बीच सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति और परिवार के लिए संसद का काम नहीं रोकेगी और जरूरी बिल पास किए जाएंगे। आज संसद के दोनों सदनों से कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। लोकसभा से आयकर विधेयक का संशोधित संस्करण, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक पास हुए, तो राज्यसभा से भी मणिपुर और गोवा से जुड़े हुए बिल पास किए गए। संसद के मानसून सत्र के चौथे हफ्ते की शुरुआत भी विपक्षी दलों के हंगामे के साथ हुई। दोनों सदनों में विपक्ष के व्यवधान के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया। दोपहर बाद भी विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा, जिस पर राज्यसभा में नेता सदन JP नड्डा ने विपक्षी सांसदों को नसीहत दी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा कि डेमोक्रेसी की रक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इस हाउस को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। We cannot make it a hostage. विपक्षी दलों के हंगामे के बीच हालांकि दोनों सदनों में दोपहर बाद विधायी कामकाज को लेकर प्रगति देखने को मिली। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक का संशोधित संस्करण, आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन बिल 2025 पेश किया, जिसे हंगामे के बीच ही पारित कर दिया गया। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Income Tax Act 1961 and to amend the Finance Act 2025. आयकर के नए बिल में बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं। पिछले हफ्ते सरकार की ओर से आयकर विधेयक 2025 को वापस लिया गया था, जिसके बाद नया बिल पेश किया गया था। यह बिल 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 को भी पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को विनियमित करना है। इसके प्रावधानों में राष्ट्रीय खेल शासी निकाय का गठन शामिल है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेल बोर्ड NSB की स्थापना की जाएगी। NSB राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों को पंजीकृत करेगा।
विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान भी किया गया है। आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं। वैसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी लोकसभा से पारित कर दिया गया। यह खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघनों के परीक्षण निर्णय हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। यह डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना करता है। बात राज्यसभा की करें तो लोकसभा को वापस भेजने के लिए ही मणिपुर बजट संसद से पारित हो गया। लोकसभा इससे जुड़े बिल को पहले ही पारित कर चुकी है। दोपहर बाद राज्यसभा में गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से जुड़ा बिल चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। रोज रोज एक मुद्दे को लेकर के देश का समय और संसद का समय बर्बाद करने के लिए हम नहीं देंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिल हम पारित करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर हम अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में वो जो काले बिल पास कर रहे हैं उनमें हम पूरी शक्ति के साथ उसका विरोध करें। सत्ता पक्ष की मजबूरी बन गई है कि वो विरोध प्रदर्शन और शोर शराबे के बीच ही विधेयकों को पारित कराएं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को लेकर कड़ा प्रतिवाद कर रहे हैं कि सदन जब ऑर्डर में नहीं है तो विधेयकों को कैसे पारित कराया जा सकता है। तो फिर काउंटर नेता सदन जेपी नड्डा ने किया और कहा कि सदन को बंधक भी नहीं बनाया जा सकता। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र में दोनों सदनों में व्यवधान के चलते चौथे हफ्ते के पहले दिन विधायी कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाया गया। शैलेंद्र मिश्र और ऋषि कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके आपको खबर दिखाएंगे कि मुनीर का धमकी बम फिर से हुआ है फुस। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। यस तो तुम हो अंजलि कुमार, मैं सीनियर ऑफिसर रंजन। शुरू करो इसका इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेशन के दौरान कैमरा बंद मत करना। तुम्हारा अरेस्ट वारंट। तो कौन से टेररिस्ट ग्रुप से हो? टेररिस्ट ग्रुप? तुम्हारे पार्सल में जो ड्रग्स, फेक पासपोर्ट वो कहाँ भेजे जा रहे थे? ये सब मेरा नहीं है सर। तुम्हारा आधार 4342 से एंड होता है। हाँ। इससे कई बैंक अकाउंट्स लिंक्ड हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है तुम पे। कोर्ट प्रोसेस के लिए बैंक अकाउंट लॉगिन करो और स्क्रीन शेयर करो। अब एफडी तोड़ो और सारा अमाउंट कोर्ट के अकाउंट में ट्रांसफर करो। पैसे आ गए। अब बस थोड़ी देर में केस का स्टेटस समझ आ जाएगा। याद रखें, असली पुलिस ऑफिसर्स कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स द्वारा इंटरोगेशन नहीं करते हैं, ना ही आपके फाइनेंशियल डिटेल्स मांगते हैं। ऐसे कोई भी कॉल्स आए तो तुरंत डिस्कनेक्ट करें और नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पे रिपोर्ट करें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मुरली जी के फादर का कैंसर का इलाज 3 साल चला। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनके इलाज का 1 करोड़ का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अंड संड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला।
देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख करें उससे पहले नजर डालते हैं कि बुलेटिन में अभी तक किन बड़ी खबरों से हमने आपको अवगत कराया है। बात करें तो बड़ी खबर का, राहुल के आरोपों पर सियासी बवाल आज लगातार देखने को मिला। इसके अलावा वोट चोरी के आरोपों में कांग्रेस में घमासान की खबर से भी हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा संसद में हंगामे के बीच आज कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी देखने को मिले। बढ़ते आगे आज की अगली खबर की ओर। हर बार भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। पाकिस्तान के नए नए बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका से भारत को फिर से परमाणु धमकी दी है, जिसके बाद भारत ने सख्त और तल्ख जवाब दिया है और कहा है कि परमाणु धमकियां देना पाकिस्तान की मानो आदत है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि दुनिया खुद समझ सकती है कि मुनीर का बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है। भारत ने कहा कि वो परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा और राष्ट्रहित में जो भी जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा। ये गजब के फील्ड मार्शल हैं। भारत से करारी हार के बाद बतौर तोहफे में मिले इस पद से महाशय का कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ाया हुआ है। अब ये पद का कमाल कहें या जल्दी जल्दी अमेरिकी दौरे का नतीजा, आसिम मुनीर तो परमाणु गीदड़ भपकी पर उतर आए तो भारत ने जोरदार पलटवार करते हुए न सिर्फ आसिम मुनीर और उनके देश की गैर जिम्मेदाराना हरकतों को बेनकाब कर दिया, बल्कि जिस देश की धरती से उन्होंने ये हिमाकत की थी उसे भी साफ संदेश दे दिया। परमाणु हमले की धमकी को भारत के विदेश मंत्रालय ने गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि परमाणु धमकियां पाकिस्तान की आदत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसमें निहित गैर जिम्मेदारी पर स्वयं निष्कर्ष निकाल सकता है। ये बयान दिखाता है कि ऐसे देश में जहां सेना आतंकी समूहों के साथ मिली हो, वहां परमाणु कमांड एंड कंट्रोल की विश्वसनीयता कितनी संदेहास्पद है। बयान इसलिए भी खेदजनक है कि ये तीसरे मित्र राष्ट्र की धरती पर दिया गया। भारत स्पष्ट कर चुका है कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाता रहेगा। हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा से आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगला था। पाकिस्तानी मूल के लोगों को संबोधित करते हुए मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे मुनीर ने अपने नफरती अभियान में सच खुद ब खुद मुंह से उगल दिया। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला एक डंपिंग ट्रक। इस बयान के बाद मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने ही देश का अपमान बताया। तो अपने आप में परमाणु धमकी को लेकर पाकिस्तान जिस प्रकार से लगातार ऐसा राग अलापता रहता है, उसके मायने क्या है, उसका आधार क्या है, जल्दी से उसको भी समझा देते हैं। क्योंकि पाक परमाणु कार्यक्रम बना दुनिया के लिए खतरा। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान ने नीदरलैंड से तकनीक चोरी से परमाणु हथियार हासिल किया था। यह पाकिस्तान की एक तरीके से चोरी के द्वारा हासिल की गई तकनीक थी। पाकिस्तानी वैज्ञानिक AQ खान ने भी कबूल किया था परमाणु तकनीक बेचने की बात, क्योंकि पाकिस्तान के माध्यम से यह तकनीक बेचने की बात वहां के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक AQ खान ने कबूल की थी। परमाणु तकनीक बेचना है वैश्विक नियमों का उल्लंघन, क्योंकि ऐसे वैश्विक नियम है जिसका घोर उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। चोरी से तकनीक हासिल की और चोरी से तकनीक बेचने का काम भी पाकिस्तान करता रहा है। भारत के खिलाफ परमाणु हथियारों के पहले उपयोग नीति का ऐलान भी पाकिस्तान कई बार कर चुका है, पब्लिकली कर चुका है कि वो पहले भारत के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर लेगा। ऐसी नीति को अपनाने की बात पाकिस्तान कई बार कर चुका है। लेकिन
ये उसकी कोरी धमकियां हैं। परमाणु हथियारों के मामले में पाकिस्तान का व्यवहार जिम्मेदार नहीं रहा, वो गैर जिम्मेदार तरीके से व्यवहार करता रहा है। ये अपने आप में लगातार उसके बयानों और उसकी बचकाना हरकतों से जाहिर होता रहा। इसी तरीके से अगर बात की जाए, धार्मिक कट्टरपंथी नेतृत्व वाली सेना के पास परमाणु बटन का नियंत्रण है, क्योंकि वहां की जो सेना है वो धार्मिक कट्टरपंथ वाली है। उसकी सोच प्रोफेशनल आर्मी के तरीके से नहीं है, बल्कि एक कट्टरपंथी धार्मिक सोच है। उनके पास इसका नियंत्रण है। ये अपने आप में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए चिंता का विषय है, और चुनी हुई सरकार के अधिकारों को कमजोर कर परमाणु बटन पर नियंत्रण हड़प सकता है इस प्रकार की सेना के पास में। और ऐसी तंजीमें अगर वहां पे सत्ता में या कहा जाए इस प्रकार की पावर में रहती है, तो ये एक तरीके से दुनिया के लिए खतरा, क्योंकि उनके हाथ में इस प्रकार का बटन होगा। इसी तरीके से कुछ और तथ्य आपको बताते हैं जल्दी से, किस तरीके से कई देशों ने पाकिस्तान को निगरानी सूची में शामिल किया है और करने की बात लगातार वो करते रहते हैं, कि क्योंकि पाकिस्तान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो लगातार संदेहों के घेरे में रहा है। पाकिस्तान के हथियारों के गलत हाथों में पड़ने की पूरी तरीके से आशंका, क्योंकि जिस प्रकार के वहां की सेना के हालात है, जिस प्रकार के वहां आतंकी संगठनों को पावरफुल बनाया गया है, उससे उनके गठजोड़ को कहीं ना कहीं इस प्रकार की शंकाएं पैदा होती हैं। यह आशंका भारत सहित पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा है कि आखिर ये परमाणु जो हथियार हैं ये सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में और गलत हाथों में जा सकते हैं। तो यह आशंका महज भारत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी है। पाकिस्तानी ने कई बार दी है भारत पर परमाणु हमले की धमकियां, और ये तमाम पाकिस्तानी नेता, अधिकारी और तमाम वहां के सेना के लोग करते रहते हैं। और हालिया बयान भी आसिफ मुनीर का भी आया है, जो कि अपने आप पे कोरी धमकी है। वहां के हनीफ अब्बासी, जो कि पाकिस्तान के मंत्री, उनका एक बयान है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के हथियार भंडार, जिसमें गौरी, शाहीन, गजनी मिसाइल और 130 परमाणु हथियार शामिल हैं, केवल भारत के लिए रखा गया। ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनका बयान था, लेकिन हम सब ने देखा कि किस प्रकार से ये कोरी धमकियां साबित हुई हैं। उनके तमाम बड़े लोग इस प्रकार के राग अलापते रहते हैं। इसी तरीके से शेख रशीद, जो कि रेल मंत्री पाकिस्तान के बड़े चेहरा हैं वहां की सियासत का, उनका भी बयान था कि यदि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो यह पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि परमाणु युद्ध होगा और यह आखिरी युद्ध होगा। ये भी हमने बयान सुने थे किस प्रकार से जब तमाम भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष चल रहा था। तो ये अपने आप में जताने के लिए काफी है कि कोई धमकियां लगातार पाकिस्तान अक्सर देता रहता है, लेकिन उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन मौजूदा एक बार फिर से धमकी जो आई है, जिसपे भारत ने कड़ा प्रतिरोध भी दिखाया, उस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अरविंद गुप्ता जी, जो कि पूर्व डिप्टी NSA हैं और इस वक्त डायरेक्टर VIF के तौर पे। सर, बहुत स्वागत है DD न्यूज पे। मौजूदा धमकी, इसको किस तरह से देखा जाए? एक लगातार जो पहले रूटीन में लोग अक्सर पाकिस्तान से देते रहते हैं, एक बार फिर दे दी गई है। इसको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। किस तरह से देखा जाए सर इसको? देखिए, जैसा कि भारत के विदेश मंत्रालय का बयान है, उन्होंने 3-4 पॉइंट बड़े स्पष्ट किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि फील्ड मार्शल मुनीर, क्योंकि वो इतने ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं और पूरा सेना का नियंत्रण है, अगर वो इस प्रकार के बचकाना हास्यास्पद बयान देंगे तो उसको हल्के में भी नहीं लिया जा सकता। ये जरूर है कि उनकी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां जो है वो पहले भी लोग देते आ रहे हैं, लेकिन ये बयान आया है ऑप सिंदूर के बाद, जबकि पाकिस्तान पूरी तरह से इस समय तिलमिलाया हुआ है। ये बयान आया है उस समय जबकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, वो अपनी छवि, वैश्विक छवि को चमकाने में लगे हुए हैं जी। ये बयान आया इस समय जबकि वो पाकिस्तान के डायस्पोरा को इन्वेस्टमेंट लाने की बात करते हैं, उसको एक स्ट्रॉन्ग मैन की उनको एक छवि बनानी है। और ये बयान आया है अमेरिका की धरती से, जहां इस समय वो ट्रंप साहब को चाटुकारिता में उसके लगे हुए हैं। तो ये देखिए, आपका एक पहलगाम से पहले भी एक इनका बयान आया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को जगुलर वेन कहा था और उसके और टू नेशन थ्योरी की बात की थी। उसके कुछ दिनों के बाद ही वो पहलगाम हुआ जी। तो हमें ये देखना है कि क्या इस धमकी, जो कि हो सकता है गीदड़ धमकी हो और लगती भी है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ऐसी अप्रत्याशित कार्रवाई पाकिस्तान ना करे जो कि हमको सरप्राइज कर दे। तो इसलिए मैं देखता हूं कि MEA का जो बयान है वो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा वो करेंगे, तो एक उन्होंने हल्के में नहीं लिया है और उसको एक खंडन भी कर दिया जी। सर, दूसरी चीज, क्योंकि बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि पाकिस्तान का जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो भरोसेमंद, विश्वसनीय और जिम्मेदार मुल्क के तौर पे नहीं रहा है। ऐसे में सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया को भी समझने की जरूरत है कि किस मुल्क के हाथ में, कैसे हालात में वहां पर परमाणु बम अगर है, तो ये तो दुनिया को भी समझने की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं,
और पाकिस्तान एक्चुअली इसका फायदा भी उठाता है। वो अपने गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर का फायदा उठाता है। वो कहते हैं कि ये कश्मीर है, वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है, वो उनकी सहानुभूति लेना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को डराने की कोशिश करते हैं। तो ये जो धमकियां हैं वो ये इसका इस्तेमाल करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी डर जाए। तो मुझे लगता है कि जैसा कि MEA के बयान में भी कहा गया है कि वो एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट है और न्यूक्लियर वेपन्स एक इर्रेस्पॉन्सिबल हाथों में है और उनका आतंकवादी संगठनों के साथ एक बड़ा तालमेल और जोड़ है और उससे विश्व को एक सावधान रहना चाहिए और ये न्यूक्लियर वेपन की सेफ्टी के ऊपर हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए, जो कि किया गया है। तब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी उसके एक संज्ञान ले। जी, लेकिन सर ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह भी तो करके दिखाया दुनिया के सामने कि हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए हम वो हर कदम उठाएंगे, क्योंकि भारत ने एक परमाणु संपन्न देश के नाते दूसरे परमाणु संपन्न देश पर एक तरीके से जो जरूरी था वो किया, जो जवाब देना था वो किया। तो ये भी संदेश तो चला गया पूरी तरीके से, तो वो एक स्पष्टता कम से कम पाकिस्तान को तो आई गई होगी। नहीं, देखिए पाकिस्तान जो है वो उसको स्पष्टता है ना है, हमें वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना है कि इन बयानों का इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। जी। हम कोशिश करेंगे शायद कि FATF में पाकिस्तान की जो पहले एक ग्रे लिस्ट में थे और वो बाहर आ गए, और अब हमें उसका जो इरिस्पॉन्सिबल बयान ऐसे हैं और जो आतंकी संगठनों के साथ जो सेना की साठगांठ है, हमें उसको जो है उभारना चाहिए। तो इस प्रकार के बयान जो है हमें एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखने चाहिए और ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान किस प्रकार से एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। तभी को पाकिस्तान को एक आइसोलेट करने का एक जरिया होना चाहिए और इस प्रकार के बयान जो है वो उसी तरफ इंगित करते हैं। जी सर, इस बयान पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत का जो अभी तक एक सदा हुआ बयान है जिसको आप अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, इसके साथ क्या डिप्लोमेटिक चैनल पे बाकी दुनिया को एंगेज करने की जरूरत? आप देखिए किस प्रकार का ये एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका की जमीन से इस प्रकार का बयान देना, हमारा तीसरा मित्र राष्ट्र की जमीन से देना, ये भी कम से कम हमें अपने मित्र देशों के साथ रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये हमें अवश्य करना चाहिए और हमें मित्र देशों के साथ अपना एंगेजमेंट करना चाहिए। एंड वैसे हम जैसे भी एंगेजमेंट है, हमने अपने MPs के डेलीगेशन हमारा भेजे थे, तब हमने वो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की, लेकिन ये बयान जो आए हैं आसिफ मुनीर के और भी मंत्रियों के, ये इसकी संगीनता जो है हमें अपने मित्र देशों को अवश्य बतानी चाहिए। जी सर, आपको लगता है कि क्या ज्यादातर एक तरीके का इस प्रकार का जो बयान पाकिस्तान के तमाम जो हुक्मरान देते हैं, चाहे वो सेना के बड़े ओहदेदार हों या तमाम पॉलिटिशियन, वो अपने लोकल ऑडियंस को या कहा जाए लोगों को एड्रेस करते हुए देते हैं ताकि उनकी अपनी साख को एक नया कुछ नंबर गेन हो सके? क्या उस नजरिए से भी देखा जा सकता है इस बयान को कि ज्यादातर वो पाकिस्तान? जी, इस बयान को बिल्कुल उस नजरिए से देखा जाता है, वो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे देखना है, हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ऐसे बयानों को कैसे लेती है। वो उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, उनको इस बयानों का संज्ञान लेना चाहिए और पाकिस्तान के दबाव डालना चाहिए कि आप आतंकवादियों को और आपका कमांड एंड कंट्रोल जो न्यूक्लियर है वो एक इस समय संदिग्ध हालत में है। देखिए ये पहले भी हो चुका है, ये ऐसी बातें हम पहले भी आज से 10-15 साल पहले भी कहते थे कि ये पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो अनसेफ हैंड्स में है और पड़ सकते हैं, जिन दिनों में अफगानिस्तान वगैरह चलते थे, लेकिन वो कुछ कम हो गया। मुझे लगता है कि ये बयान एक ऐसे समय आया है जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एक नजरिया है वो हमें प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि दिल्ली में सांसदों को नए घर की सौगात कैसे मिली है, क्या है खास, क्या है विशेष बात, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के दौरान हाल के घटनाक्रमों पर उनसे विचार जानकर उन्हें खुशी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने जेलेंस्की से भारत की दृढ़ स्थिति से अवगत कराया। दोनों नेताओं के बातचीत के दौरान पीएम ने शांति के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को भी दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया है। आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने आवास परिसर में सिंदूर का एक पौधा भी लगाया। उन्होंने इस अवसर पर श्रमजीवियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की यूपीए सरकार पर सांसदों के लिए पर्याप्त आवास न होने के बावजूद भी इस तरफ ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सांसदों के लिए करीब 350 आवास बनाए गए हैं। अनेक मंत्रालय जिन किराए की बिल्डिंग में चल रहे थे, उनका किराया ही करीब 1,500 करोड़ रुपए साल भर होता था। ये देश के पैसे की सीधी बर्बादी थी। इसी तरह पर्याप्त सांसद आवास ना होने की वजह से भी सरकारी खर्च बढ़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं, सांसद आवास की कमी होने के बावजूद 2004 से लेकर 2014 तक लोकसभा सांसदों के लिए एक भी नए आवास का निर्माण नहीं हुआ था। इसलिए 2014 के बाद हमने इस काम को एक अभियान की तरह लिया। 2014 से अब तक इन फ्लैट्स को मिलाकर करीब 350 सांसद आवास बनाए गए हैं। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। 10 लाख की लॉटरी मुझे। वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इन दिनों पूरे देश में तिरंगा यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। देशभक्ति के संदेश के साथ हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम में वॉलंटियर के तौर पर पंजीकृत भी किया है। देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के संदेश के साथ देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि देश भर में 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को
वॉलंटियर की तरह पंजीकृत किया है। युवा खुद भी तिरंगा यात्रा के लिए तैयारी में जुटे हैं, वही वे दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तिरंगा उत्सव से पहले हर गली, गांव में, हर नगर में, हर मोहल्ले में स्वच्छता का ध्यान रखने पर भी जोर दिया है। 5 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपने आप को वॉलंटियर की तरह पंजीकृत करा करके अपनी खुद की पहली शर्त थी कि सेल्फी विद तिरंगा करके वो पहले अपलोड करें और फिर अपने गृह क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने निवास के नजदीक रहने वाले लोगों को अपने घर और प्रतिष्ठान पर तिरंगा लहराने के लिए उनको प्रेरित करें। हर घर तिरंगा अभियान की कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर में तिरंगा यात्रा में भाग लिया। झारखंड के रांची में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत आईटीबीपी के जवानों ने रांची में तिरंगा बाइक रैली निकाली। जम्मू कश्मीर पुलिस और राजकीय रणवीर उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत जम्मू में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़ जाते हैं कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। आप देखिए इन खबरों को, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आयोजित जेपीसी की बैठक खत्म हो गई। बैठक खत्म होने के बाद जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में पॉलिटिकल साइंटिस्ट को बुलाकर उनसे राय ली गई है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए महत्वपूर्ण है, इसे सरकार को लागू करना चाहिए। 19 अगस्त को पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना भी बैठक में शामिल होंगे और वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी राय रखेंगे। पार्लियामेंट एनेक्सी में संसद की विदेश मामलों से संबंधित समिति की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में शशि थरूर, राजीव शुक्ला, आरपीएन सिंह और रविशंकर प्रसाद शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी सम्मिलित हुए। बीएसएनएल और 4 प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौते संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति में हुए। ये समझौते डिजिटल कौशल पहल के लिए हैं और इन्हें जबलपुर स्थित भारत रत्न भीमराव अंबेडकर दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान में औपचारिक रूप दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की धारा 44 के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच की शक्तियों को चुनौती दी गई थी। टेरर फंडिंग के मामले में जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को फांसी की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने यासीन मलिक को 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेना में जज एडवोकेट जनरल के पदों में पुरुषों के लिए 6 पद आरक्षित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आदेश दिया है कि महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की एक संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाए। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका पुरुषों के लिए इस तरह से पद आरक्षित नहीं कर सकती। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर पल